फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सीरीज है, कल तक हमने देखा था कि अरबों का आक्रमण और हमने देखा था कि तुर्कों के बारे में, गजनवी और गौरी को समझा था, हमने देखा था। आज हम अपने इस मध्यकालीन इतिहास की जो सीरीज स्टार्ट जो कल से हुई है, इसमें हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। आज की सीरीज में हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। इसमें देखेंगे हम गुलाम डायनेस्टी, जो गुलाम वंश हुई या ममलूक वंश हुआ, इससे जो मेन सवाल बनते हैं उन चीज को हम देखेंगे, समझेंगे और उन पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं अपने इस सवाल से। चलिए देखते हैं। निम्न में से किस शासक का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का था? निम्न में से किस शासक का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का था? तो बलबन का, आराम शाह, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसके विकल्पों की अगर हम चर्चा करते हैं तो जो बलबन रहा, इसका 1266 से लेके 86 तक रहा, 1286 तक। आराम शाह 1210 और 11, 1 वर्ष इसने शासन किया। इल्तुतमिश ने 12 से 11 से लेके 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक शासन किया। सवाल देख के आपके समझ में आ गया होगा, और विकल्पों को जैसे हमने एक्सप्लेन किया, इनके कार्यकाल को डिवाइड किया हमने, इस चीज से आपको कंफर्म हो गया होगा कि किस शासक का कार्यकाल जो था वो 4 वर्ष का था। तो डिफरेंट यहाँ आ रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो राइट आंसर हमारा डी सही होगा। किसका शासनकाल 4 वर्ष का था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर बारे में फ्रेंड समझा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर समझा जाए तो यह दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था, यानी जो तुर्क थे, गौरी था, गौरी का ये दास था। 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है खोपकरों ने, ठीक है ना, तो उसके बाद जो यहाँ साम्राज्य विस्तार और राज्य निर्माण की प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक बढ़ाता है, गुलाम वंश की नींव डालता है, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? ममलूक वंश भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो तथाकथित पुत्र कहा जाता है, आराम शाह 1 वर्ष के लिए उत्तराधिकार प्राप्त करता है। लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है, इसे सत्ता से हटा देता है पराजित करके। क्लियर? तब इल्तुतमिश आता है, और इल्तुतमिश के बाद जब इसकी पुत्री रजिया सुल्तान आती है, उसके बाद आराम शाह और रजिया सुल्तान आती है, और उसके बाद 2-3 शासक और आते हैं। उसके बाद 1266 में बलबन आता है। क्लियर? अनेक कार्य करते हैं ये लोग, इन पे भी चर्चा करेंगे हम। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका फिलहाल राइट आंसर जो होगा वो डी सही होगा। ये देखिए, रजिया सुल्तान का शासन काल कितने वर्ष का था? ये सब वही क्वेश्चन है। आराम शाह के बाद आराम शाह जब 1 वर्ष गद्दी पर बैठता है, इसके बाद जो इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश गद्दी पर आता है। ये 1211 से लेके 1236 तक ये शासित रहता है। लेकिन जब इल्तुतमिश ग्वालियर से वापस आता है, तो अपनी पुत्री के उत्तराधिकारी घोषित करने की वह एक अभिव्यक्ति, मौन अभिव्यक्ति जारी कर देता है, उपाधि जारी करता है, सक्के जारी करता है। तो उस पे भी इस बात का, उपाधि जो करता है उस पे भी साक्ष्य, थोड़े थोड़े प्रमाण वो आने लगती है, महक आने लगती है इस चीज की कि शायद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान होगी। और रजिया सुल्तान 1236 में जब इनकी मृत्यु होती है इल्तुतमिश की, इसके बाद ये आती है और 1240 तक ये रहती है रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। योग्य थी काफी, उनमें उत्तराधिकार के सभी लक्षण मौजूद थे। मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी, इनके बारे में कहा जाता है। तो इसका तो राइट आंसर फ्रेंड्स ए सही होगा कि वो रजिया सुल्तान ही थी।
जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा, 1236 से लेकर 1240 के बीच रहा। इनके बारे में कहा जाता है, मिन्हाजुद्दीन सिराज कहता है कि रजिया के अंदर शासिका बनने के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन अगर उनकी कोई असफलता का कारण था तो वह था एक स्त्री होना, क्योंकि जो मध्यकालीन धर्म और सामंत धर्म और धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वहां आधुनिकता किसी को बर्दाश्त नहीं थी। कोई नहीं चाहता था कि कोई महिला आके, जहां पिट्योरिटी समाज हो, पितृसत्तात्मक समाज हो, उस समाज में कोई महिला अधिकार दे, ऑर्डर दे किसी व्यक्ति को। इस चीजों को बर्दाश्त नहीं किया। और जो अमीरों का दल था, तुर्कों का दल था, जो अमीरों का चालीसा का दल था, उन्हें अपनी डिग्निटी के खिलाफ प्रति यह हीनता लगी कि एक महिला हमें ऑर्डर देगी, और यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई। और होता क्या है, कैथल के समीप रजिया को मार दिया जाता है। मलिक अंतुनिया के साथ कैथल के समीप रजिया को मार दिया जाता है। ये रजिया के बारे में एक छोटी मोटी जानकारी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये रहा, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विकल्प देखिए इसके, ममलूक साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य, मिर्जान साम्राज्य या गौरी साम्राज्य। इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ए सही होगा। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पागोस नियम किसने जारी किया था? सुल्तान का अभिवादन था, इसे करने के लिए सिजदा माने झुकना होता है। पहले अर्थ समझिए, सिजदा का क्या होता है, पागोस का क्या होता है। इसमें क्या करता था कि व्यक्ति है, एक ईरान यानी एक ऐसी परंपरा थी जिसमें राजा को सम्मान प्रकट करना था, उसके प्रति अपने आप को नतमस्तक करना था। वो कैसे? सिजदा का मतलब ये था कि घुटनों के बल झुक जाना और उसके पैरों को चूमना और अपना सम्मान व्यक्त करना उसके प्रति। क्लियर? तो सिजदा और जो पागोस परंपरा थी, यह परंपरा ना इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, ना गयासुद्दीन तुगलक, ना फिरोज शाह तुगलक। यह परंपरा जो सिजदा पागोस की थी वो बलबन ने स्टार्ट की थी। क्लियर? बलबन एक कहा जाता है कि यह एक छोटा सा दास ही था, लेकिन अपने आप को जब इसने सत्ता ग्रहण की, रक्त और लौह की नीति इसने स्टार्ट की, रक्त और लौह की नीति जब इसने स्टार्ट की, तो कहा जाता है कि इसने अपने आप को अफरासियाब वंशज का बताया, उच्च श्रेणी का बताया, और ये कहता है कि मैं उच्च श्रेणी का हूँ, अपने आप को ईरान के अफरासियाब वंश से जोड़ा। तो बलबन का था ये सिजदा और पागोस। इसने नियम जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, दरबार में आएगा तो दरबार में झुकेगा और इस तरह से यह प्रोसेस जारी करेगा। क्लियर? बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। इल्तुतमिश के बारे में जानते ही हैं कि इसने टंका, चांदी का जीतल, ये 4 किए थे। योग्य शासक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज एक त्योहार था जो फारस में मनाया जाता था, और उसे भारत में उसे भारत में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है जो फ्रेंड्स, वो बलबन को जाता है। क्लियर? जो जाता है वो बलबन को जाता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम जानते हैं कि ये तुगलक वंश का शासक था, अच्छा शासक था। इसने काफी कार्य किए, अनेक विभागों की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते ही हैं कि इसने जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव डालती, उच्च स्वर में कुरान का पाठ करता था, कुरान का कहा गया, लाखों का दान करता था, ये लाख बख्श कहा गया। हालांकि पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं कि बाजार नियंत्रण की प्रक्रिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था?
अच्छा सवाल है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है भारत में जब इस्लाम का आगमन होता है, उसके बाद से जो कोई बड़ी साम्राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया चालू होती है वो दिल्ली सल्तनत से होती है। दिल्ली सल्तनत में जो वंश होता है, पहला वंश, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो डी राइट आंसर सही होगा कि गुलाम वंश की जो नींव पड़ती है 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी नींव डालता है 1206 में, क्योंकि जो इसका जो वो मालिक था गौरी जो इसका मालिक था, इसकी 1206 में मृत्यु हत्या हो जाती है। अंतिम अभियान या खोखर जाति के विरुद्ध कर रहा था और उसी समय जब ये सो रहा था तो इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने उसी नाम से दास वंश, दासों के नाम से दास वंश डाला, ठीक है ना। इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत को किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी? किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी? तो आपको फ्रेंड्स पता है जिस समय तुर्क भारत में आए थे, यानी मोहम्मद गौरी ने जब तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कौन सा? तराइन का प्रथम जो वार था, युद्ध था, वह गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। 1191 में ये पहला हुआ था और दूसरा जो युद्ध हुआ था, सेकंड जो वार हुआ था, 1192 में हुआ था। क्योंकि उस समय की जो सबसे पावरफुल शक्ति थी, उस समय की जो सबसे ताकतवर शक्ति थी, वो पृथ्वीराज चौहान की थी। क्लियर? उत्तर भारत में अगर सबसे कोई योग्य शासक था उस समय 1100 ईस्वी के समथिंग, तो पृथ्वीराज चौहान थे उस समय, समझ रहे हैं ना। और इन्हीं से तुर्कों का जो लीडर था मोहम्मद गौरी, यह युद्ध करता है और प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन जब पराजित हो जाता है उसके बाद क्या होता है, अपनी शक्ति को फिर से संगठित करता है, सेना को नए सिरे से संगठित करता है, प्रशिक्षण देता है और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है। और ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। क्लियर? और यहीं से दिल्ली सल्तनत की जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया हो, साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया होती है, उसे क्या किया जाता है, शुरुआत कर दी जाती है। और उसमें क्या, गुलाम वंश की नींव पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुबात उल इस्लाम मस्जिद, कुबात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाला निम्न में से कौन शासक था? कुबात उल इस्लाम मस्जिद का जो फ्रेंड्स निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या नासिरुद्दीन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर सही होगा वो ए सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुल इस्लाम दिल्ली में इसकी निर्माण करता है। और उसके बाद क्या होता है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से भी एक मस्जिद का निर्माण कराया था अजमेर में। और उसके बाद इसने राजधानी को लाहौर में बनाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? तो इसके विकल्प देखिए, आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो तथाकथित पुत्र होता है आराम शाह, उसको पराजित करने के बाद गद्दी पर बैठता है 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठता है, उसके बाद ये टंका और जीतल, एक चांदी का एक तांबे का था, समझ रहे हैं ना, तांबे का था एक चांदी का था, अरबी सिक्के थे टंका और जीतल। क्लियर? इन सिक्कों को इसने चलाया था। राइट आंसर सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, राजनी दुर्गावती या नूरजहां। तो
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, थोड़ी देर पहले हमने एक अपने क्वेश्चन को जो डिटेल से समझा था, तो उसमें रजिया सुल्तान का नाम हमने लिया था उसके कार्यकाल को लेकर। तो इसका भी राइट आंसर फ्रेंड्स बी सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं मध्यकालीन भारत की बात कर रहा है, ये प्रथम महिला की बात कर रहा है। तो जो रानी दुर्गावती गढ़कटिंगा की राजकुमारी थी, ये लगभग 1500 BC के समथिंग नूर जहां जहांगीर की जो पत्नी, ये 16वीं ईस्वी के समथिंग थी, और चांद बीबी भी अकबर के समय समकालीन की बात करते हैं, समझे ना। तो जो शुरुआत होती है वो क्या होती है, रजिया सुल्तान को माना जाता है। क्लियर, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका बी सही होगा। क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, 40 अमीरों का दल का दमन किसने किया था। 40 अमीरों का जो दल था फ्रेंड्स, इसे तुर्कान-ए-चहलगानी भी कहा जाता है। तुर्कान-ए-चहलगानी, तुर्कान-ए-चहलगानी भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने, यह पूछ रहा है समाप्त किसने किया। हम ये भी जान लेते हैं इस क्वेश्चन में, इस चीज को रिलेट करके, कि इसका दमन वो स्टार्ट किसने किया था। तो इसका गठन जो किया था राज्य की देखरेख के लिए इल्तुतमिश ने किया था। क्लियर, इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। 40 अमीरों के दल का, तुर्कान-ए-चहलगानी से कहा गया, इसका गठन करता है इल्तुतमिश, लेकिन इसका समापन करता है बलबन। दरअसल सत्ता संचालन में बलबन किसी भी चीज का हस्तक्षेप नहीं चाहता था, और बलबन क्या कर रहा था, सारी शक्ति को अपने आप में केंद्रित करना चाह रहा था। इसीलिए वह नहीं चाह रहा था कि कोई और मेरी सत्ता में दखल अंदाजी करे। इसलिए बलबन क्या करता है, और बलबन को इस बात का डर भी था कहीं कि मेरी सत्ता न चली जाए, डर भी रहा था इन 40 अमीरों के दल से, तुर्कान-ए-चहलगानी जिसे कहा गया। तो इसलिए बलबन क्या करता है, छोटी छोटी बातों पर इन्हें दंडित करता था, किसी को मृत्यु दंड देता था, किसी को साम्राज्य से निष्कासित कर देता था। इसका दमन किसने किया, बलबन ने। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु के उपरांत उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन बना था। सिंपल सी बात है, ये पूछना चाह रहा है कि यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो हमारा अगला उत्तराधिकारी हुआ था गुलाम वंश का, वह कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु होती है, लेकिन इल्तुतमिश आता है 1211 में, तो ये नहीं था, ठीक है ना। इल्दुज ने कोई गद्दी प्राप्त नहीं की थी। नासरुद्दीन महमूद ये 1240 के बाद आया था ये, लेकिन आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आता है, 7 महीने शासन करता है, उसके बाद इसे इल्तुतमिश पराजित कर जाता है और क्या करता है, खुद शासक बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो होगा फ्रेंड्स आराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गुलाम वंश का अंतिम निम्न में से कौन शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स या इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कैमूर्स था, या बलबन का नाती था। क्लियर, बलबन का नाती था, जो 1290 में इसकी मृत्यु का हत्या कर दी जाती है। 1290 में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद खिलजी वंश की नींव पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था। क्लियर, महमूद गजनवी का नहीं, मोहम्मद गौरी का, नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो भी राइट आंसर सही होगा। मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद 1206 में गुलाम वंश की नींव डालता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सिंपल सवाल है ये, थोड़ा स्टार्टिंग के ही कभी कभी पूछ लेता है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था फ्रेंड्स, आपको पता है
हर सवाल पे मैं चर्चा करता जा रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की नींव डालता है, ममलूक वंश भी इसे कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश शाह, और उसके बाद में आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज टाइप के ये लोग। लाख बख्श, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख बख्श नाम का सीरीज शीर्षक किसे दिया गया था, यानी लाख बख्श की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो डी सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हें लाख बख्श, ये दान बहुत करता था, लाखों का दान कर देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया है। ऊंची आवाज में कुरान का भी पाठ करते थे ये, तो इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। ठीक है ना। रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं, प्रथम महिला शासिका थी ये। बलबन ने सबसे पहले उपाधि धारण की थी और अपने आप को सम्राट घोषित किया था। और इल्तुतमिश को जानती है, इसने यानी जो ऐबक था इसने अपने आप को सिपे सलार कहा, लेकिन इसने सुल्तान का जो तमगा था सुल्तान के नाम से अपने आप को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये रहा। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला थी जो किस सुल्तान की बेटी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, मोहम्मद गौरी, गौरी का मोहम्मद, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो जो पुत्री थी फ्रेंड्स वो राइट आंसर सी सही होगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था, बलबन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिर उद्दीन, कुतुबुद्दीन, बैराम शाह या आराम शाह? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले यह किसका मंत्री था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जो सही होगा वो हमारा होगा ए सही होगा। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स, क्या इल्तुतमिश या आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? हमने आपसे बताया था कि जब गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की थी तो अपने आप को सिपे सलार कहा था, अपने आप को सिपे सलार कहा था। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है आराम शाह के बाद तो अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और उसने टंका और जीतल जैसी मुद्राएं चलाई थी, एक तांबे की, एक चांदी की। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ए सही होगा। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये राज्य स्तरीय एग्जाम टीजीटी पीजी तक आया है ये। इसका राइट आंसर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या बलबन या इल्तुतमिश? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा रक्त और लौह की नीति, बलबन, यानी राइट आंसर सी सही है इसका। बलबन ने अपने पद को सुरक्षित करने के लिए, चालीसा का दमन करने के लिए, राज्य में भय पैदा करने के लिए कि राजा से लोग डरें, उसे देवी अवतार के रूप में माने, खुदा का अवतार के रूप में माने, तो इस प्रकार से वो रक्त और लौह की नीति अपनाता है जिसमें लोगों को दंडित करता है, जिनकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं उन्हें भी दंडित करता है ये। क्लियर। और अपने जो राजा का पोस्ट होती है ना उसे ग्लैमराइज करता है ये, भय पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, रक्त एवं लौह की नीति को बलबन अपनाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज हम अपनी सीरीज को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम खिलजी डायनेस्टी को देखेंगे, उसके संबंधित शासकों के और उनकी नीतियों को देखेंगे, उनसे जो सवाल बनेंगे उन चीजों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं विराम लेते हैं।
तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार। हैप्पी रहिए, बढ़िया रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।